हेलो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एक डेटा फ्रेम क्या होता है, एक डेटा फ्रेम कैसे बनाया जा सकता है, इसमें आप अलग अलग प्रकार के कॉलम्स और रो कैसे ऐड कर सकते हैं, इनका नाम आप कैसे चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। आज के वीडियो में हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे डेटा फ्रेम के ऊपर आप और कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप इजिली डेटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट इज हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन एन डेटा फ्रेम। ये था हमारा नॉर्मल आउटपुट जिसमें नाम और सब्जेक्ट के नाम क्लियरली विजिबल है। अब हम ये चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट या फिर एक कॉलम को एक्सेस करें या एक रो को एक्सेस करें, एंड फॉर दैट हम यूज करेंगे यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर df.loc। और अब आपको कौन से रो को प्रिंट करना है, जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ सिर्फ मैथ्स सब्जेक्ट के मार्क्स, मैंने यहाँ पर यूज किया df.loc मैथ्स। अब आप आउटपुट देखेंगे यहाँ पर मैथ्स में जो तीनों स्टूडेंट हैं उन तीनों के हमें यहाँ पर नाम देखने मिल रहे हैं और उन तीनों के जितने भी मैथ्स के मार्क्स हैं हमें सिर्फ वही देखने मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं कर दूं df.loc इंग्लिश, यानी मुझे सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स जानने हैं इन तीनों के, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इजिली आप इंग्लिश के भी मार्क्स देख सकते हैं। नेक्स्ट चेंजेस जो हम देखेंगे, अब सपोज मुझे यहाँ पर सिर्फ अमर के सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक साथ देखने हैं। यहाँ पर हमने अभी तक जो देखा वो ये था सभी स्टूडेंट्स के एक कॉमन सब्जेक्ट्स में मार्क्स देखने थे, बट अब मुझे एक स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट्स में मार्क्स देखने हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे df.loc एक ब्लैंक कोलन, और कोलन के बाद आपको देना होगा उस की का नाम जो आपको यहाँ पर देखना है। कॉमा के पहले ये होता है हमेशा रो के लिए, क्योंकि मुझे सभी रो देखने हैं, यानी अमर के लिए सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखने हैं, इसलिए हमने इसे स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू नहीं दी। और कॉमा के बाद हमेशा वैल्यू होती है कॉलम्स के लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ अमर की वैल्यू देखनी है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया कॉलम नेम दैट इज अमर। और अब इसका आउटपुट अगर हम देखें तो आउटपुट आपको कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। अमर के चारों सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो देखने मिल गए, नेम है अमर और डेटा टाइप है int 64। इस प्रकार से आप इजिली एक पर्टिकुलर कॉलम या फिर एक पर्टिकुलर की वैल्यूज को भी देख सकते हैं। ना व्हाट इफ अगर आपको सभी स्टूडेंट्स के सिर्फ दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखने हो। अभी तक हमने देखा अगर मुझे सिर्फ मैथ्स के मार्क्स देखने हैं तो हम सिंपली यूज कर सकते हैं .loc और उसके अंदर मैथ्स, तो ये मैथ्स के मार्क्स आ रहे हैं। और ऐसे ही अगर मैं चाहूँ मैथ्स और इंग्लिश इन दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखने हैं तो आप सिंपल कॉमा सेपरेट कर सकते हैं NENG, यानी कि हमें इन दोनों की वैल्यूज देखनी है। यहाँ पर एक एरर जनरेट हो चुका है, दैट इज हमने स्क्वायर ब्रैकेट मिस कर दिया। एंड अगेन इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हम आउटपुट देख सकते हैं तीनों स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमें विजिबल हैं, दैट इज मैथ्स एंड इंग्लिश। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल रो को भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बुलियन इंडेक्सिंग। अब बुलियन इंडेक्सिंग क्या होती है, यहाँ पर आप डायरेक्टली एक कंडीशन दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन आपको ट्रू और फॉल्स शो किया जाएगा। अगर जैसे मैं यहाँ पर चेक करता हूँ मैथ्स, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर मैथ्स के सबके मार्क्स देखने मिल रहे हैं, बट अगर मैं यहाँ पर करता हूँ मैथ्स ग्रेटर देन 90 और अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो आउटपुट देखेंगे यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुका है डेटा टाइप बूल में। फर्स्ट स्टूडेंट को क्या मैथ्स में 90 से अबव मिले हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है फॉल्स। ऐसे ही सेकंड को भी नहीं मिले, बट थर्ड स्टूडेंट को यहाँ पर ट्रू दिखा रहे हैं, यानी थर्ड स्टूडेंट को जो मार्क्स हैं दैट इज ग्रेटर देन 90 जो कि है 96। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं बूल यानी कि बुलियन इंडेक्सिंग का। अब ये इंडेक्सिंग हमने अप्लाई की एक रो के ऊपर, इसी प्रकार से आप इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं या फिर बुलियन इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं एक कॉलम के ऊपर। एंड फॉर कॉलम्स अगेन फर्स्ट सेक्शन जो होगा वो ब्लैंक होगा, और अब आप कौन से स्टूडेंट के मार्क्स चेक करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगेन चेक करूंगा अमर के मार्क्स। हम यहाँ पर ये चेक करें अमर को कौन कौन से सब्जेक्ट्स में 90 अबव मार्क्स मिले हैं, और अब इसे एग्जीक्यूट करें तो इसका आउटपुट आप देख सकते हैं चारों सब्जेक्ट्स में फॉल्स है, यानी उसे एक भी सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 90 नहीं मिला। इस ग्रेटर देन 90 को चेंज करेंगे 80 से, और अब अगर रन करें तो हम आउटपुट देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश में अबव 80 है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में अगर हम देखें तो अभी भी इसे किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 80 नहीं मिला। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं बुलियन इंडेक्सिंग का टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर कंडीशन बेस्ड ऑन रिलेशनल एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट इज एक्सेसिंग एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग। यहाँ पर भी हम चाहें तो स्लाइसिंग अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा रूल चेंज हो जाएगा। मोस्टली हमने देखा है स्लाइसिंग में हम एक इंडेक्स नंबर देते हैं और हमारे पास आउटपुट आता है, बट डेटा फ्रेम में जब भी आप स्लाइसिंग अप्लाई करें सबसे पहले उसमें आप एक कॉमा यूज कर लें, ताकि इससे आपको क्लियर हो पाए कि लेफ्ट साइड होगा हमेशा रो के लिए और राइट साइड होगा हमेशा कॉलम्स के लिए।
अब मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ इंग्लिश से लेकर मैथ्स तक, यानी कि इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, इन तीनों के लिए तो हम यूज करेंगे इंग्लिश कोलन मैथ्स। ये हो गया हमारा रो के लिए। अगेन जो सेकंड स्टेप है दैट इज आफ्टर कॉमा। कॉमा के बाद आपको ये बताना होगा कहाँ से कहाँ तक आपको वैल्यूज देखनी है। अगर मुझे सिर्फ यहाँ पर शैलेंद्र की वैल्यूज देखनी है तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा एक नाम दैट इज शैलेंद्र। और अब इसका आउटपुट हम देखेंगे। ओके, यहाँ पर हमने मिस किया .loc दैट इज फॉर लोकेशन .loc, और अब अगेन एग्जीक्यूट कर लेंगे इसे। अब हम आउटपुट देख सकते हैं शैलेंद्र के लिए इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, इन तीनों के मार्क्स क्या हैं। ऐसे ही अगर हम चाहें शैलेंद्र से लेकर अमर तक, तो इस प्रकार से हम यूज करेंगे शैलेंद्र कोलन और जो हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट होगा दैट इज अमर। यानी कि इन दो स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमें देखने हैं, तो कुछ इस प्रकार से भी आप स्लाइसिंग अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, कॉमा के पहले जो स्लाइसिंग होगी वो होगी रो के लिए, और कॉमा के बाद की स्लाइसिंग होगी हमेशा कॉलम्स के लिए। और इसकी स्लाइसिंग आप चाहें तो एक और तरीके से कर सकते हैं। सिंपल आपको यूज करना होगा अगेन एक लिस्ट में आप यूज करेंगे दोनों नाम। जैसे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, पहला नाम कॉमा, फिर आपको देना होगा सेकंड नाम। यहाँ पर आपको कोलन का यूज नहीं करना है, सिंपल आप एक लिस्ट का यूज करके भी आउटपुट ला सकते हैं। आपको आउटपुट हमेशा सेम मिलेगा, सिर्फ जो लिखने का तरीका है वो बदल जाएगा, बट रूल अब भी वही रहेगा। कॉमा के पहले रो और कॉमा के बाद होंगे हमारे कॉलम्स। कॉलम में अगर आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यू देना चाहते हैं तो आप एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप यूज कर सकते हैं एक कोलन का कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद आप एक स्क्वायर ब्रैकेट हटा दें। तो इन बोथ द केसेस आपका जो आउटपुट है वो हमेशा सेम होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइनिंग अ डेटा फ्रेम, यानी कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा डेटा फ्रेम्स हैं तो आप उन्हें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर दैट हमारे पास 2 डेटा फ्रेम होने चाहिए, तो हम जल्दी से यहाँ पर 2 डेटा फ्रेम बना लेंगे। एंड फॉर दैट हम यूज करेंगे हमारी फर्स्ट टेक्निक, जिसमें हमने सिंपल कोडिंग लिखी थी df1 = pd.dataframe, और इसके अंदर के अब हम एलिमेंट्स यूज कर लेंगे। फॉर एलिमेंट सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर का डेटा अब हम यहाँ पर लिखेंगे। फॉर द टाइम बिंग कुछ इस प्रकार का डेटा इनपुट करवा लेंगे। तो डेटा रेडी हो चुका है, और आफ्टर डेटा हम यहाँ पर देंगे हमारे कॉलम्स का क्या क्या नाम होगा। उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा एट्रीब्यूट दैट इज कॉलम्स, और क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाए हैं तो मैं यहाँ पर 3 कॉलम को नाम दे दूंगा। एंड फॉर द टाइम बिंग मैं इसको नाम दे दूंगा ABC। और इस प्रकार से हम चाहे तो हमारे रो को भी नाम दे सकते हैं, और रो को नाम देने के लिए हम यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज करेंगे दैट इज इंडेक्स। तो मैं रो को नाम देना चाहूंगा R1 R2 R3, कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। और एक डेटा फ्रेम बनने के बाद अगर हम इसे प्रिंट करवा के देखें तो हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट इस प्रकार से होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक एरर जनरेट हो चुका है, दैट इज 3 कॉलम्स पास्ट डेटा हैज 4 कॉलम्स। अगर हम देखें यहाँ पर फर्स्ट रो में 2 कॉलम्स हैं, सेकंड रो में 3 कॉलम्स, और थर्ड रो में 4 कॉलम्स हैं, बट हमने यहाँ पर कॉलम्स दिए हैं 3, इसलिए यहाँ पर एक एरर जनरेट हुआ। हमें एक और कॉलम ऐड करना होगा दैट इज कॉलम नंबर D। अगेन एक बार और एग्जीक्यूट कर लेंगे इसे, और अब हम यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं। हमारा जो डेटा था फर्स्ट रो में 2 वैल्यूज, सेकंड रो में 3 वैल्यूज, और थर्ड रो में 4 वैल्यूज। तो ये हो गया हमारा एक डेटा फ्रेम। और इसी प्रकार से अगर मैं एक और डेटा फ्रेम क्रिएट कर लूँ, जस्ट इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और इसे मैं नाम दे दूंगा डेटा फ्रेम 2। इसके अंदर के वैल्यूज को चेंज कर लेंगे। तो अब हमारे पास 2 डेटा फ्रेम आ चुके हैं, और अगर मैं दोनों को इंडिविजुअली प्रिंट करूँ, कुछ इस प्रकार से हमारा कोड होगा दैट इज प्रिंट df1 एंड प्रिंट df2। अब हम इन दोनों का आउटपुट देख लेंगे एक बार। तो ये है हमारे पास 2 डेटा फ्रेम, बट व्हाट इफ आपको इन दोनों डेटा फ्रेम्स को कंबाइन करना है, और कंबाइन करने के बाद आपको एक सिंगल आउटपुट देखना है। उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर डेटा फ्रेम की ज्वाइनिंग। ज्वाइन अ डेटा फ्रेम आपको सिंपल एक फंक्शन का यूज करना होगा दैट इज अपेंड। अब आप अपेंड कैसे करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं लिखता हूँ df1.append df2, यानी कि df1 के एंड में df2 को जोड़ दिया जाए, और अगर आप लिखते हैं df2.append df1, इसका मतलब होगा पहले df2 होगा उसके बाद df1। अब विद द हेल्प ऑफ अपेंड फंक्शन हमने इन दोनों डेटा फ्रेम्स को जोड़ दिया है, और अब अगर इसका आउटपुट देखें तो आप आउटपुट में देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम्स अब भी 4 हैं, बट हमारे पास जो रो है वो यहाँ पे 6 हो चुके हैं। 3 रो होंगे हमारे फर्स्ट डेटा फ्रेम के, और 3 रो होंगे हमारे सेकंड डेटा फ्रेम के। यहाँ पर कॉलम्स 4 सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि दोनों में अगर हम कॉलम्स का नाम देखें तो हमने सेम रखा था। अगर मैं इन कॉलम्स का नाम चेंज कर दूं, फॉर द टाइम बिंग ABCD के आगे हम इस सीरीज को बढ़ा देते हैं EFGH। तो अब हमारे पास यहाँ पर 4 कॉलम्स होंगे और 6 रो। कुछ इस प्रकार से हमें आउटपुट देखने मिलेगा। ABCD हमारे फर्स्ट डेटा फ्रेम के कॉलम्स, और EFGH हमारे सेकंड डेटा फ्रेम के कॉलम्स। इसी प्रकार से R1 R2 R3 जो है वो फर्स्ट के हैं, इसलिए यहाँ पर सब में आपको 9 देखने मिलेगा। और सेकंड डेटा फ्रेम में अगर हम बात करें तो उसमें भी हमने R1 R2 R3 दिया था, इसलिए यहाँ पर आपको शुरू के 4 फील्ड्स जो है वो आपको ब्लैंक देखने मिलेंगे।
इस प्रकार से विद द हेल्प ऑफ अपेंड फंक्शन आप दो अलग अलग डेटा फ्रेम्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसी के साथ आप यूज कर सकते हैं एक सॉर्ट मैकेनिज्म। सॉर्टिंग अप्लाई होगी अपेंड फंक्शन के अंदर, हमें सिंपल लिखना होगा कॉमा सॉर्ट इक्वल्स टू ट्रू और फॉल्स। अगर आप कॉलम्स को सॉर्टिंग में रखना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं ट्रू, और अगर आप इसे सॉर्टिंग में नहीं यानी कि जिस क्रम में है वैसा ही रखना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये हमेशा होता है फॉल्स। इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास आउटपुट में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं देखने मिला क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो कॉलम्स हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में है। तो ये काम होगा सॉर्ट एट्रीब्यूट का। और इसी के साथ एक और एट्रीब्यूट जो आप यूज कर सकते हैं विद द अपेंड फंक्शन, दैट इज इग्नोर इंडेक्स। सिंपल हम यूज करेंगे यहाँ पर इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू। और अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो आप आउटपुट में देख सकते हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 यानी कि रो के जो नाम थे इसने कंप्लीटली उसे इग्नोर कर दिया और बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग होती है जो स्टार्ट होती है 0 से वो आपको आपके प्रोग्राम में देखने मिल जाएगी। डेटा फ्रेम पर भी बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स अप्लाई किए जा सकते हैं एंड फॉर दैट हमें सबसे पहले एक ऐसा डेटा फ्रेम क्रिएट करना होगा जिसमें हम उन सभी एट्रीब्यूट्स को अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर जल्दी से मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लूंगा df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम और इसके अंदर हम कुछ एंट्री कर लेंगे यानी कि कुछ फील्ड्स, कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ कॉलम्स, ये सब क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आप एक डेटा फ्रेम पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक डेटा फ्रेम रेडी है। इसमें सबसे पहले हमने दी है कीज होगी आसाम, केरल और दिल्ली। उसके अंदर हमने दिया एक सीरीज के अंदर कुछ वैल्यूज हैं और ये वैल्यूज किसे डिनोट करती हैं वो हमने लिखा है इंडेक्स के अंदर। पहली वैल्यू है ज्योग्राफिकल एरिया, सेकंड वैल्यू इज वेरी डेंस फॉरेस्ट, सेकंड इज मॉडरेटली डेंस एंड लास्ट इज ओपन फॉरेस्ट। तो अब हमें इस डेटा फ्रेम को जिसका हमने नाम दिया है df, सबसे पहले हम इसे प्रिंट करके देख लेंगे यूजिंग प्रिंट df। और अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो हमें आउटपुट कुछ इस प्रकार से देखने मिल जाएगा। तो पहला एट्रीब्यूट जो हम एक डेटा फ्रेम के साथ यूज करेंगे दैट इज df डॉट इंडेक्स, यानी अगर आपको सिर्फ इंडेक्स प्रिंट करवानी हो तो आप यूज कर सकते हैं df डॉट इंडेक्स। और अब इसका आउटपुट हम देख सकते हैं, इसमें इंडेक्सेस कौन कौन से हैं दैट इज दीज 4 और इन सभी का डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से हम यूज कर सकते हैं प्रिंट df डॉट कॉलम्स, यानी अगर आपको सिर्फ कॉलम्स के नाम जानने हैं तो आप यूज कर सकते हैं df डॉट कॉलम्स। और अब हम देख सकते हैं यहाँ पर पहला आउटपुट है इंडेक्स का और सेकंड आउटपुट इज ऑफ कॉलम्स, यानी आपके टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं वो आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट कॉलम्स मेथड। नेक्स्ट इज अगर आपको इनका डेटा टाइप निकालना है अगेन आप यूज कर सकते हैं printf df डॉट डी टाइप्स, यानी कि इसका डेटा टाइप क्या है। और सिंपल इसे भी अगर एग्जीक्यूट करें तो हम थर्ड आउटपुट देख सकते हैं। इनका आउटपुट है int 64 बट लास्ट का है float 64। अगर मैं इन दोनों को डिलीट करूं और एक और बार आउटपुट देख लें, इसका आउटपुट आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। कॉलम वाइज आपके कॉलम में जो भी इनपुट्स हैं उन सभी का आपको आउटपुट इस प्रकार से देखने मिलेगा। दिल्ली के लिए हमें देखने मिल रहा है float 64 क्योंकि दिल्ली में अगर हम देखें तो वैल्यूज आ चुकी हैं 6.72 56.24, यानी यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज हैं, इसलिए इसका डेटा टाइप है दैट इज float 64। नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है दैट इज वैल्यूज, यानी जैसे हमने देखा इंडेक्स क्या है, कॉलम्स क्या है, इसी प्रकार से अगर आपको जानना है कि एक डेटा फ्रेम के अंदर वैल्यूज कौन कौन सी हैं आप यूज करेंगे सिंपल डॉट वैल्यूज। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं ये सभी वैल्यूज यूज की जा रही हैं। वैल्यूज के बाद हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर df डॉट शेप, यानी आपके डेटा फ्रेम का शेप क्या है। तो इसमें हमें देखने मिल जाएगा यहाँ पर इसका शेप है 4/3, यानी कि 4 रो और 3 कॉलम्स। और इसी के साथ लास्ट एट्रीब्यूट जो कि है साइज, यानी आपके डेटाबेस के अंदर या फिर आपके डेटा फ्रेम के अंदर कितनी वैल्यूज हैं। तो हम देख सकते हैं वैल्यूज हैं 12। ऑब्वियसली अगर एक 4/3 का टेबल है तो इसमें जो नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी वो ऑब्वियसली 12 ही होंगी, यानी 4 × 3। और एट्रीब्यूट्स जो हम इसके साथ यूज कर सकते हैं दैट इज सबसे पहला है यहाँ पर डॉट टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, यानी कॉलम्स को रो में और रो को कॉलम्स में चेंज करना। कुछ इस प्रकार से आपको आउटपुट देखने मिलेगा यहाँ पर। अगर मैं इन दोनों को एक साथ प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट df जो हमारा नॉर्मल डेटा फ्रेम है और प्रिंट df ऑफ टी, यानी कि हमारे जो ट्रांसपोज डेटा फ्रेम है उसे। तो इसका आउटपुट अब आप देख सकते हैं, पहला जो आउटपुट है उसमें कॉलम्स हैं असम, केरल और दिल्ली, लेकिन सेकंड जो आउटपुट है उसमें रो है असम, केरल और दिल्ली। तो इस प्रकार से आप डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट टी। तो नेक्स्ट इज हेड df डॉट हेड। जैसा कि हमने सीरीज में देखा था, अगर आप हेड के अंदर कोई नंबर नहीं देते इसका मतलब होता है बाय डिफॉल्ट ये शुरू के 5 रिकॉर्ड्स आपके लिए आउटपुट में देगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ df डॉट हेड 1, इसका मतलब होगा पहले रो का ही आउटपुट आपको देखने मिलेगा। कुछ इस प्रकार से हम आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमारा फर्स्ट रो दैट इज ज्योग्राफिकल एरिया। और अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ हेड 2 तो हमें शुरू के 2 रो देखने मिलेंगे जो कि है यहाँ पर ज्योग्राफिकल एरिया और वेरी डेंस फॉरेस्ट। इसी प्रकार से इसका जस्ट रिवर्स फंक्शन है दैट इज टेल। टेल में अगर आप कोई नंबर नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट आपको लास्ट के 5 रिकॉर्ड शो करेगा, लेकिन अगर आप नंबर देते हैं
तो आपको लास्ट के 2 रिकॉर्ड्स ही शो करेगा कुछ इस प्रकार से। तो ये फंक्शंस हैं डॉट टी यानी कि ट्रांसपोज हेड एंड टेल। लास्ट इज डॉट एम टी फंक्शन, यानी अगर आपको चेक करना है कि कहीं आपका डेटा फ्रेम खाली तो नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं df डॉट एम टी। और अब अगर हम इसका आउटपुट देखें, इसका आउटपुट आपको देखने मिलेगा इधर ट्रू और फॉल्स। ऑब्वियसली हमारे केस में फॉल्स होगा क्योंकि हमारे डेटा फ्रेम में काफी सारी वैल्यूज अभी भी रखी हुई हैं। और डेटा फ्रेम का लास्ट टॉपिक है रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग टू अ डेटा फाइल, यानी अगर आपके पास एक डेटा फ्रेम है और आप इसकी एक नोटपैड फाइल बना के रखना चाहते हैं, दैट केस आप उसे भी यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। एंड फॉर दैट आप यूज करेंगे यहाँ पर रीड फ्रॉम CSV और राइट टू CSV। सिंपल मुझे यहाँ पर यूज करना होगा df डॉट टू अंडरस्कोर CSV, यानी कि मुझे इसे एक CSV फाइल में राइट करना है। और ब्रैकेट देते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। सबसे पहला है पाथ और बफ। ऑब्वियसली हमें यहाँ पर इसका पाथ देना होगा, दैट इज पाथ और बफ इक्वल्स टू आप इस फाइल को कहाँ पर रखना चाहते हैं। मैं इसे रखना चाहता हूँ D ड्राइव के अंदर और इस फाइल का नाम होना चाहिए abc.txt। इस प्रकार से आप सबसे पहले दे देंगे इसका पाथ क्या होगा, या फिर आप यूज कर सकते हैं abc.csv क्योंकि ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू की फाइल होगी। कॉमा के बाद आपको बताना होगा आपका सेपरेटर क्या होगा। मेरा सेपरेटर यानी कि हर वैल्यू को किस सिंबल से आप अलग करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर अलग करना चाहता हूँ इसे विद द हेल्प ऑफ कॉमा, यानी हर वैल्यू के बीच में एक कॉमा होना चाहिए। इतना कोड आपको यूज करना है। उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रिंट। अब जो मैसेज देना चाहें दे सकते हैं राइटिंग कंप्लीट, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। और अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। कि यहाँ पर एक एरर आ चुका है, एरर इज हमने यहाँ पर डबल स्लैश यूज किया है। इसे सिंपल हम सिंगल स्लैश यूज करेंगे और रन करते आप देखेंगे यहाँ पर आ चुका है राइटिंग कंप्लीट। राइटिंग कंप्लीट तो मैसेज आ चुका है, बट हमने ये फाइल सेव की थी DABC, यानी अब हमें जाना होगा D ड्राइव में। और सबसे पहले मैं ओपन कर लूंगा D ड्राइव। यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास CSV फाइल आ चुकी है। इसे ओपन करके देखेंगे, ये है हमारी CSV फाइल जिसमें हमारा डेटा है वो एज इट इज राइट हो चुका है। CSV फाइल मोस्टली आप देखेंगे एक्सेल में ही ओपन होगी। और इसी प्रकार से अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी टेक्स्ट फाइल भी क्रिएट कर सकता हूँ। सिंपल मुझे यहाँ पर CSV को रिमूव करके लिखना होगा .txt। एक बार और एग्जीक्यूट करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ABC नाम की एक और टेक्स्ट फाइल आ चुकी है। इसे अगर मैं ओपन करूँ तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर कंप्लीट डेटा देखने मिल जाएगा। ये तो हो गया राइटिंग टू अ फाइल, यानी कि एक फाइल के अंदर आप अपने डेटा फ्रेम को कैसे राइट करके रख सकते हैं। लास्ट टॉपिक इज रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, यानी अगर आपके पास ऑलरेडी एक फाइल रखी हुई है और आपको उसमें से डेटा को रीड करना है और अपना एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो वो काम आप कैसे करेंगे आइए वो देख लेते हैं। एंड फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पर इस ABC वाली फाइल को ही यूज करूंगा क्योंकि इसमें हमारे पास ऑलरेडी डेटा लिखा हुआ है। एंड टू रीड अ फाइल हम यहाँ पर यूज करेंगे डेटा फ्रेम इक्वल्स टू pd डॉट रीड CSV, क्योंकि हमें रीड करना है इसलिए हम यूज करेंगे रीड CSV एंड ब्रैकेट्स। अगेन ब्रैकेट में सबसे पहले आपको देना होगा इसका पाथ, और मेरी फाइल का पाथ है abc.txt। आप चाहें तो CSV फाइल को भी रीड कर सकते हैं। कॉमा के बाद आपको देना होगा सेपरेटर क्या होगा। अगेन मेरा सेपरेटर है यहाँ पर कॉमा, अगेन कॉमा, एंड कॉमा के बाद आपको यहाँ पर देना होगा हेडर इक्वल्स टू 0। हेडर इक्वल्स टू 0 का मतलब ये होगा हमारी फाइल के अंदर जो डेटा है उसमें जो भी हेडिंग होगी हमें वहां से, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 0th रो पूरा का पूरा डेटा रीड करना है। और हमारा डेटा तो यहाँ पर रीड हो चुका है, हमें सिंपली अब इसे एक बार प्रिंट करके देखना है कि इसने रीड किया या नहीं। एंड फॉर दैट हम यूज करेंगे सिंपल प्रिंट DF। और अब अगर मैं इसका आउटपुट देखूं, अगेन हमें यहाँ पर एक एरर देखने मिल रहा है एंड एरर इज अगेन डबल स्लैश। इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे एंड सी हम आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर अननेम्ड 0, क्योंकि हमने यहाँ पर दिया था हेडर इक्वल्स टू 0, तो इसलिए इसने हेडर को भी रीड कर लिया और पूरे के पूरे आउटपुट हमें हमारे पाइथन में देखने मिल सकते हैं। और यही नहीं, अब हम देख सकते हैं जैसे यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं असम, केरल और दिल्ली। अगर आप यहाँ पर यानी कि आप टेक्स्ट फाइल में कोई चेंजेस नहीं करना चाहते लेकिन आप ये चाहते हैं जब पाइथन में ये डेटा रीड हो उस वक्त यहाँ पर स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट 3 लिखा हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पर एक और कॉमा देना होगा और कॉमा के बाद आप यूज करेंगे यहाँ पर नेम्स इक्वल्स टू, और अब आपके पास जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी का नाम देना होगा। जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेट को नाम देना चाहता हूँ स्टेट 1, इसी प्रकार से सेकंड स्टेट को हम नाम दे देंगे स्टेट 2 एंड स्टेट 3। तो हमने यहाँ पर तीनों के तीनों कॉलम्स का नाम चेंज कर दिया, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। और अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो आप आउटपुट में देख सकते हैं यहाँ पर असम, केरल, दिल्ली सब हट चुके हैं। यहाँ पर सिंपली हमने जो नाम दिए थे तो वही नाम आपको देखने मिलेंगे। बट यहाँ पर अगर हम नोट करें हमारे डेटाबेस में यानी कि हमारी इस फाइल में कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ये सिर्फ एक यूजर के लिए है, जब आप डेटा को रीड कर रहे हैं उस वक्त के लिए आप इनके नाम को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट डेटा फ्रेम। आप एक डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, डिक्शनरीज का कैसे यूज कर सकते हैं, उसके अलावा एट्रीब्यूट्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं आप एक डेटा फ्रेम के साथ,
आप एक डेटा फ्रेम को कैसे एक फाइल में राइट कर सकते हैं, फाइल से रीड कर सकते हैं एंड सो ऑन। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और कुछ यूजफुल सीखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इजीली डेटा फ्रेम में अलग अलग एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर सकते हैं और डेटा फ्रेम को आप किसी भी फाइल में रीड और राइट कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये सीरीज काफ़ी यूजफुल रही होगी और कुछ यूजफुल देखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।